अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ वेल। आप लोग अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी एंजॉय कर रहे होंगे। दैट्स गॉड, दैट्स द स्पिरिट। सो जैसा कि हमने आपको पता है कि हम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और हम बेसिकली आज जो लेक्चर 9 को थोड़ा सा लेक्चर 10 को रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने आज के लेक्चर पे जाएंगे, फिर एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे और हम बेसिकली स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहे थे। लेक्चर 10 में हमने स्ट्रैटेजी को डिफ़ाइन किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ लेक्चर। और प्लीज़ आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप अपने पढ़ने बैठें, लेक्चर सुनने के लिए बैठें, तो आप अपनी जितने भी आपके पास नोट्स मौजूद हैं वो अपने साथ रखें ताकि वो रेफरेंस कहीं भी वो आपको मिल सकता है, आपको आ सकता है। आपने अगर नोट्स लेने हैं, कुछ चीज़ लिखनी है तो आपने उसी की साइड पे लिख लें, अंडरलाइन चीज़ों को कर लें, साथ अपने नोटबुक रखें और बाकी अपने साथ पानी, जूस, व्हाटएवर यू वांट वो अपने साथ रख लें और कंसंट्रेशन के साथ आप जो है वो लेक्चर सुने। और प्लीज़ ये मोबाइल्स जो हैं ये कुछ देर के लिए, 1 घंटे के लिए आप स्विच ऑफ कर दिया करें, बिकॉज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब तक कि आप कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को नहीं सुनेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, कोई चीज़ बीच में रह जाती है। देखें, याद रखिएगा कि आप लेक्चर बार बार सुने चलें, ये तो बड़ी बेहतर चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप पॉज कर लें, आप दोबारा सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंसंट्रेशन कहीं और होगी और आप ये अज्यूम, बहुत सी चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं, तो आप अज्यूम कर लेंगे कि अच्छा ये बात इसी कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, तो वो बीच में से अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो फिर जब आप पेपर देने बैठेंगे, जब आप असाइनमेंट्स हल करने बैठेंगे, जब आप ये देखें, पेपर देना, असाइनमेंट्स हल करना, नंबर लेना, मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इमैटीरियल है। माय प्रायोरिटी इज़ कि आप समझें स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स की कॉन्सेप्ट्स को, आप उसके एक्सपर्ट बने और वो रियल लाइफ में जाके अप्लाई करें। वो जो एप्लीकेशन है, अगर आज आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और उस एप्लीकेशन को आप सक्सेसफुली बेसिकली अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं रियल लाइफ में, और वो जो सक्सेस है मैं समझता हूँ कि वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में भी, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी में भी, आपकी अकम्पलिशमेंट में भी। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उस वक्त सुरखरू हो जाता हूँ जिस वक्त मैं ये देखता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो रियल लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, आप नंबर तो इंशाल्लाह आपके आ जाएंगे, यू आर गुड स्टूडेंट्स, आप पढ़ भी लेंगे, आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। लेकिन ये जो मार्क्स हैं, जो नंबर्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये हमारा जो सबसे बड़ा इशू है, आप मेमोराइज़ कर लेते हैं, मेमोराइज़ करके हम उसके जवाब दे देते हैं। टीचर मार्किंग में आपको नंबर भी दे देते हैं। लेकिन प्लीज़ एक चीज़ याद रखिए कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपकी सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए और उसकी जो एप्लीकेशन है रियल लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपने नॉलेज लिया, जो आपने सीखा, उसकी जो एप्लीकेशन आप रियल लाइफ में करते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे आवर लेक्चर। और जैसे कि आपको पता है कि मैं हर दफ़ा आपके कोर्स का कोड बताता हूं और आपका जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोड है दैट इज़ MGT557। और बेसिकली अब हम चल रहे हैं लेक्चर नंबर 9 की तरफ। लेक्चर 9 में हम बेसिकली पहले तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे जो लेक्चर 10 में हमने डिस्कस किया था, फिर हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे, फिर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कैसे होती है, फिर केस स्टडीज़ पे हम जाएंगे। तो ये आज का बेसिकली हमारा फ्रेमवर्क है फॉर दी टुडेज़ लेक्चर। और शायद अगर इसमें फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी आज के लेक्चर में अगर रह जाए तो फिर हम अगले लेक्चर में फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी को और कुछ केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी को डिस्कस करने से पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में बेसिकली स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था, स्ट्रेटजी को डिफ़ाइन किया था, वो थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी क्या होती है, आप बताएं जी।
स्ट्रेटजी क्या होती है, सोचें, पता नहीं। मैंने तो आपको बड़ी कॉमन लाइफ एग्जांपल दी थी जी। ओह वेरी गुड, यू हैव बिकम वेरी स्मार्ट जी, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेटजी इज बेसिकली, अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली ये टर्म जो है ये मिलिट्री टर्म है, और इसमें बेसिकली दिस इज द आर्ट ऑफ द कमांडर इन चीफ एंड द आर्ट ऑफ basically implementing and basically projecting and directing the large military movements and the operations of any campaign or any war or any operation. तो ये एक military term है जिसमें हम ये देखते हैं कि उस जो भी आपको ऑब्जेक्टिव है आपने अचीव करना है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, अगर आपका एनिमी है उसको डिफीट कैसे करना है, उसके लिए जो आपके रिसोर्सेज है उनको मोबिलाइज कैसे करना है, उसको अटैक कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें मिलिट्री टर्म्स में ये अंडरस्टैंड की जाती हैं। लेकिन रियल लाइफ में तो यू नो के बिजनेसेस में, पब्लिक सेक्टर में या नॉन प्रॉफिट सेक्टर में देयर इज़ नो कमांडर इन चीफ्स एंड देयर इज़ नो वॉर। लेकिन एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें यहाँ से ये एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ एनी मेजर ऑपरेशन, whether it is in the business, whether it is in the public sector, whether it is in the non-profit sector, whether it is in the military, उसकी responsibility is with the top man. जो top man है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, he is or she is accountable for his or her actions for basically the entire system. अगर आर्मी में एक अच्छा डिसीजन लिया जाता है एक वॉर में, सो आपको बहुत बड़े बड़े जर्नल्स इस्लामी तारीख में मिलेंगे, फातेह मिलेंगे, यूरोपियन हिस्ट्री में आप देख लें, इस्लामिक हिस्ट्री में आप देख लें, आपको बहुत बड़े बड़े नाम मिलेंगे, सब कॉन्टिनेंट में आप देख लें। उसके बाद आपको बिजनेसेस में जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं उनकी डिसीजन मेकिंग, उनके आपको नाम बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैक वेल्च हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं, सो अब यंग जो एंटरप्रेन्योर्स आ गए हैं, सो यू नो ऑल दोज नेम्स। So strategy is basically is the responsibility of the top man. वो strategy basically उसकी responsibility is ultimately is with the head of the organization. So ये हमने last time discuss किया था, और हमने जो different definitions देखी थी, एक तो definition थी forward looking थी कि आपने basically जाना कहाँ पे, where you want to go and then how you want to reach there, ये एक है। दूसरा, दिस इज एन स्ट्रेटेजिक फिट कि आपको अपने एंड्स एंड मीन्स को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, अपने रिसोर्सेज को मद्देनज़र रखते हुए आपको एक्सटर्नल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके साथ अपने रिसोर्सेज को मैच करना है, और उनको उसके बाद फिर देन यू मूव टूवर्ड्स द सक्सेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज शुड मैच स्ट्रेटेजिकली, मैच विद ईच अदर फॉर द प्रोडक्टिविटी, for moving ahead and strategically basically positioning the organization's goals and objectives and basically getting the success. तो ये बड़ी important चीज़ है कि आपको internal and external resources को आपस में किस तरह इंटीग्रेट करना है ताकि आपको सक्सेस मिले और आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आप अचीव कर सकें। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिकली आपके गोल्स होते हैं और मोस्टली जो हैं वो प्लान्ड होते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को नोट करना एंड अंडरस्टैंड करना कि ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें वैसे ही हों जैसे प्लान्ड है। सो देयर आर लॉट ऑफ एक्सटर्नल इश्यूज़ जहाँ पे आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहती, ह्यूमन कंट्रोल से चीज़ें बात हो जाती हैं। देयर आर डिफरेंट क्लैमिटीज़ आ जाती हैं, डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट ने कोई रूल चेंज कर दिया है, अब इंटरनेशनली कोई चीज़ ऐसी हो गई है कि जहाँ पे यू आर स्टक।
So this is very important to understand that strategy is planned, but there are certain बेसिकली इंसिडेंसेस की जहाँ पे आपको स्ट्रेटजी को वक्त के साथ साथ भी देख के चेंज करना है, और चीज़ें वक्त के साथ साथ भी इवॉल्व होती हैं। आपको इन्वायरमेंट ऐसी मिल जाती है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को इमीडिएटली फाइन ट्यून करते हैं और आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कि आप अपने आप को थोड़ा सा रीडायरेक्ट करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ 4 कदम और आगे पहुंच जाते हैं। एक ऐसी भी सिचुएशन आ जाती हैं कि जो टफ सर्कमस्टांसेस है कि आपके रास्ते में बहुत से हर्डल्स आ जाते हैं, तो आप फिर फाइन ट्यून करते हैं कि जहां आपने बेसिकली 1 दिन में पहुंचना था वहां पे आपको 4 दिन में पहुंचना है, इंस्टेड कि आप यू डोंट रीच देयर। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आपने यू नीड टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड देन यू नीड टू इंटीग्रेट योर रिसोर्सेज एंड देन मूव अहेड। तो ये बेसिकली दिस इज स्ट्रेटजी, और आपको पता है कि गुड स्ट्रेटजी ऑलवेज वर्क। अच्छी स्ट्रेटजी जो है वो हमेशा काम करती है। सो ये बेसिकली हमने स्ट्रेटजी को डिफाइन किया, और अब हम लेट्स से वी मूव टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी। देखिए, the concept of strategy is basically associated with number of concepts. So strategy हमने understand कर ली, what is strategy, okay. अब the concept of strategy क्या है? Basically ये बहुत सारे जो concepts हैं उसकी association में के साथ ये आपके बेस के ऊपर बेस करता है। अब वो basically concepts क्या हैं? अब comparative advantage है, resource based strategy है, डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ हैं, स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं और स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं। सो स्ट्रेटजी 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 एवरीवेयर, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को इन जनरल फॉर्म में हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ। जैसे हमने कंपैरेटिव एडवांटेज को हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में, रिसोर्स बेस्ड स्ट्रैटेजी को आज हम डिस्कस करेंगे। देन डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ हमें पता है, मैं आपको थोड़ा सा जनरल बताता हूँ फिर हम इसको डिटेल में जाएंगे। देखिए कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है? कोई ऐसी यूनिक चीज़ जो कि आपको कंपटीशन से एक एडवांटेज दे और आप मूव अहेड करें, जाहिर है उससे बेहतर पोजीशन में चले जाते हैं। रिसोर्स बेस्ड स्ट्रैटेजीज, देन आपकी डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट, सो ये स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक गोल्स, तो ये सारी चीज़ें, स्ट्रेटेजिक प्लान्स, तो ये सब चीज़ें मिलके आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी है उसको डिफाइन करती हैं। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द कंपैरेटिव एडवांटेज? चलें जी, हमने डिस्कस भी किया लेकिन हम इसको एकेडमिकली भी देखते हैं कि माइकल पॉटर जो है वो बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज उसने फॉर्मुलेट किया था, और वो क्या कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर। सो द कंपैरेटिव एडवांटेज अराइजेज आउट ऑफ अ फर्म्स क्रिएटिंग वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर। ये मार्केटिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और मार्केटिंग में हम ये पढ़ाते भी हैं और हमने पढ़ा भी है कि क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए एक वैल्यू क्रिएशन होती है जिससे वो अट्रैक्ट होता है, वो वैल्यू करता है किसी भी प्रोडक्ट। सो जो कंपैरेटिव एडवांटेज है ना, वो राइजेज आउट ऑफ फर्म्स क्रिएटिंग वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर्स। कस्टमर के लिए वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो टू अचीव इट फर्म सेलेक्ट मार्केट्स इन विच दे कैन एक्सेल। और ये जो बेसिकली कंपैरेटिव एडवांटेज है और जो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट की जाती हैं, इसके लिए इसको अचीव करने के लिए जो फर्म्स हैं वो मार्केट सेलेक्ट करती हैं कि जिनमें वो एक्सेल कर सकें और अपने जो कंपिटिटर्स हैं उनसे वो बेसिकली दे शुड गो अहेड ऑफ देयर कंपिटिटर्स और बेसिकली इम्प्रूव करती रहें अपनी पोजीशन को ओवर टाइम। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ comparative advantage, that you have to have when you need to create a value for your customers which is basically better than your competition, and then you need to find those markets where you want to move and you basically are ahead of your competitors, and you then excel, and then you keep on basically improving your position. This is very important.
So if you don't basically improve your position, create further values in your products, or establish certain competitive advantage, then your competitor will get the competitive advantage and move ahead. So basically this is a cutthroat competition, और competition में आपको you need to have the competitive advantage. So अब हम डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं, और डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ में के जो हैं वो कहते हैं कि द अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज टू सस्टेन कंपैरेटिव एडवांटेज इज डिटरमाइंड बाय देयर कैपेबिलिटीज़। अब जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो कैसे आता है, ये समझने की ज़रूरत है। जो कंपैरेटिव एडवांटेज आता है वो आता है आपकी डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ से, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या चीज़ है जो ऐसी डिस्टिंक्टिव है जो बाकियों में नहीं है। सो इसमें जो के है वो ये कहते हैं द अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज टू सस्टेन कंपैरेटिव एडवांटेज इज डिटरमाइंड बाय द कैपेबिलिटीज। तो ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो सस्टेन होता ही उस वक्त है जब कंपनीज जो हैं वो उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बाकी कंपटीशन से बेहतर होती हैं, वो डिस्टिंक्टिव होती हैं, और बेसिकली एफिशिएंटली वो कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेबिलिटी होना और यूज़ करना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप में कैपेबिलिटी है और आपने यूज़ ही नहीं की, उसका कोई फायदा नहीं है। सो यू नीड टू हैव द कैपेबिलिटी एंड देन यू नीड टू यूज दैट कैपेबिलिटी इन योर एडवांटेज एंड द एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द एडवांटेज ऑफ द कंपनी। सो उसके बाद आप ये देखते हैं कि डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाय कॉम्पिटिटर्स और कैन ओनली बी इमिटेटेड विद ग्रेट डिफिकल्टी। तो अब हम ये देखते हैं कि जो डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ हैं, व्हाट आर दोज डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़, बेसिकली ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपके कंपटीटर जो हैं वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी इजाद कर ली कि जो आपका कंपटीटर हैज़ नॉट इवन थॉट ऑफ इट, या और बहुत सारी चीज़ें हैं, खुदादात कैपेबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। सो ये वो डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ हैं कि जब आपके जो कंपटीटर्स हैं वो उनको रेप्लिकेट नहीं कर सकते, और अगर वो करें भी, वो इमिटेट करें भी, उसकी कॉपी करें भी, तो वो इतनी आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है। और क्योंकि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, आप उसको आपकी वो ओनरशिप है वो डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी, तो आप उसको बेहतर तरीके से एक्सिक्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द डिस्टिंक्टिव capability. Distinctive capabilities are or core competences describe what organization is specially or unique capable of doing. So ये जो आपकी distinctive capabilities हैं और इसको हम core competence भी कहते हैं। Very important. हर organization के अंदर एक core competence होती है, एक distinctive capability होती है, और उसी जो distinctive capability है और जो core competence है वही आपको यूनिक बनाती है, वही आपको एक एडवांटेज देती है फ्रॉम द कंपटीशन। सो वो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो यू नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड दैट डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज और कोर कॉम्पिटेंसीज डिस्क्राइब व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशली और यूनिकली कैपेबल ऑफ। तो ये बड़ा सिंपल है और ये आपको आना चाहिए, ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं कॉमन लाइफ की एग्जांपल आपको देता हूँ कि डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ कॉमन लाइफ में कैसे होती हैं। हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक मुनफरद कैपेबिलिटीज़ भी दी होती है। कुछ बच्चे कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, कुछ बहुत अच्छी स्केचिंग करते हैं, कुछ बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ बहुत अच्छा लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, कुछ बहुत अच्छा नॉवल लिखते हैं, कुछ बहुत अच्छा बेसिकली म्यूज़िक बजाते हैं। सो हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी की है। अब जो बहुत अच्छा गाता है, बहुत सारे लोग गाते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि वो किस लेवल पे कितना अच्छा वो गा रहा है। अब पेंटिंग कर रहा है तो किस लेवल पे बच्चा पेंटिंग कर रहा है। बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला खुदादात सही देता है, बहुत सारे बच्चे जिनको इतना ज़हीन होते हैं कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस एक वक्त में वो सीख जाते हैं। सो अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी दी हुई है जो कि उसको किसी दूसरे इंसान से मुनफरद करती है।
सो फॉर एग्जांपल देयर आर टॉल पीपल. अगर आप देखें, अगर आप बास्केटबॉल खेलनी है तो दे नीड टॉल पीपल. ठीक है. इसी तरह दुनिया में जितने भी मुख्तलिफ काम हैं, अगर आपने आर्म फोर्सेस में जाना है तो यू नीड टू हैव वेल बिल्ट स्ट्रॉन्ग बॉडी, एथलेटिक फिगर्स होने चाहिए आपके. अगर आपने कोई आर्टिस्टिक काम करना है तो उसके लिए डिफरेंट माइंडसेट है, क्रिएटिव होना चाहिए आपको. तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक ऐसी डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी दी हुई है कि वो अपनी उस कैपेबिलिटी को अपने प्रोफेशन में जिसमें वो जाना चाहता है, चाहती है, उसमें वो बेहतर तरीके से यूज़ करें और वो उसमें वहाँ पे एक्सेल करें. तो दीज आर दी डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़. और ये जो लोग इमिटेट करते हैं डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ को, वो एक तो बहुत मुश्किल है करना, और अगर वो करें भी तो उसके लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़. और इसमें अगर ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास ऐसे रिसोर्स आ जाते हैं, टेक्निकल कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो बड़ी प्रिसिशन से हाई टेक चीज़ें बना लेते हैं, और बहुत सारी ऐसे उनके पास ऐसा इक्विपमेंट आ जाता है, और जो उनके कंपटीशन में होती है उनके पास वो चीज़ नहीं होती, और उस वक्त उन तक पहुंचने के लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और एक टाइम लगता है, और बाय दैट टाइम दे मूव अहेड. सो दीज आर दी बेसिकली ये जो डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ हैं ये आपको कंपैरेटिव एडवांटेज भी फराहम करती हैं. मूविंग अहेड, now strategic intent. What is strategic intent? Basically, in its simplest form, strategy could be described as an expression of the intentions of the organization. जैसे हमने स्ट्रेटजी को डिफाइन किया था और हमने ये देखा था कि स्टडी क्या है, बेसिकली what you want to do and then how you will basically do it, where you want to go, how you reach there. तो ये एक इंटेंट हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहती है. सो बेसिकली दिस इज अ स्ट्रेटेजिक इंटेंट. तो इन सिंपलेस्ट फॉर्म स्ट्रेटजी कुड बी डिस्क्राइब्ड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी इंटेंशंस क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टू अंडरस्टैंड. और वही बात आ गई, व्हाट मीन्स टू डू एंड हाउ. सो Beckens जो है वो सजेस्ट किया, Beckens suggest that business means to get from here to there. So आपने बिजनेस का मकसद ये है कि आज जहाँ आप खड़े हैं, आज आपने कल यहाँ से अपनी मंजिल तक पहुँचना है, here to there, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है, और वो आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है और उसको आपने अचीव कैसे करना है. तो दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रेटेजिक इंटेंट, इसको हम कहते हैं, और ये Beckens ने डिफाइन किया है. अब स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो है, मिलर एंड डेस्ट जो है उन्होंने स्ट्रेटेजिक इंटेंट सीक्वेंस हैज़ बीन डिफाइंड बाय मिलर एंड डेस्ट. तो ये स्ट्रेटेजिक जो इंटेंट सीक्वेंस है वो क्या है, हम देखते हैं. द फर्स्ट इज अ ब्रॉड विजन ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी. सो स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है, एक ब्रॉड विजन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है व्हाट इट शुड बी, किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, क्या ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए. तो एक विजन है. सो दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेटेजिक इंटेंट इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस की हम बात करते हैं. सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन मिशन. तो एक विजन आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होनी चाहिए, व्हाट इट शुड बी, एंड सेकंड इज कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन होना चाहिए, व्हाट इज द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये अब चीज़ें हम अब आगे चल के पूरी डिटेल में हम डिस्कस भी करेंगे. और फिर स्पेसिफिक गोल्स विच आर ऑपरेशनलाइज्ड एज. अब स्पेशल गोल्स जो हैं वो आपके क्या होने चाहिए. तो फर्स्ट इज द विजन, सेकेंड इज द मिशन, एंड देन द स्पेसिफिक गोल्स, कि आपके स्पेसिफिक गोल्स क्या हैं और इनको जो ऑपरेशनलाइज किया जाता है, और फिर उसके बाद आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं. सो आपके विजन, मिशन, आपके गोल्स, एंड देन आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है. ये चार जो हैं ये आपका स्ट्रेटेजिक इंटेंट आ जाता है. अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी पे. सो आपने ये देख लिया कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है, ठीक है, आपने ये देख लिया कि आपकी डिस्टिंक्ट कैपेबिलिटीज क्या है, और आपने ये देख लिया कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है. अब आपने देखना है कि आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज क्या है. सो लेट्स डिस्कस. So strategic capability is a concept that refers to the ability of an organization to develop and implement strategies that will achieve sustained comparative advantage. So बड़ा सिंपल है, इसको थोड़ा सा अगर आप समझ जाएं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको समझ आ गई तो आपके लिए फिर स्ट्रैटेजी
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बड़ी आसान हो जाएगी, और आप ज़िंदगी में हर चीज़ ही समहाउ द अदर स्ट्रेटजी के साथ लिंक्ड है। तो आपको अगर ये साइंटिफिक एनालिसिस आ जाए स्ट्रेटजी का और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का और स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, तो आपको ज़िंदगी में बहुत सारे डिसीजंस जो हैं उनको अच्छा डिसीजन लेने में आपकी हेल्प मिलेगी। सो डिसीजन में अब ये जो स्ट्रेटजी है, इट हेल्प्स यू इन टेकिंग गुड डिसीजंस। सो strategic capability is a concept that refers to the ability of the organization। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी बेसिक को रेफर करता है टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी, कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी कैपेबल है टू डेवलप और इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज। देखिए, आपने सस्टेन्ड कंपैरेटिव एडवांटेज को अचीव करना है, आपने कंपैरेटिव एडवांटेज को सस्टेन करना है, और उसके लिए फिर आपको स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना है, और उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी, उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, उसमें कितनी एबिलिटी है। दिस इज बेसिकली योर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहते हैं कि वर्ल्ड फुटबॉल कप आपने देखा होगा और उसमें आपने देखा होगा कि कैसे सेमीफाइनल में जर्मनी और अर्जेंटीना और हॉलैंड का मैच था, और हॉलैंड वाज वेरी गुड टीम और अर्जेंटीना इज आल्सो वेरी गुड टीम, और उन्होंने कैसे अपनी एबिलिटी देखें उसमें। अब आप ये देखें कि उन्होंने पेनल्टी शूट आउट्स में मैच जीता, और उन्होंने ये देखा कि आपकी एबिलिटी, कंपैरेटिव एडवांटेज क्या था। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, अगर गोल नहीं होता, दोनों तरफ हमने ड्रॉ करना है, उसके बाद हम पेनल्टी शूटआउट्स पे चले जाएंगे। और उस कंपैरेटिव एडवांटेज को अब उन्होंने ये देखा कि अर्जेंटीना का जो गोलकीपर है वो इज़ वेरी गुड इन बेसिकली स्टॉपिंग द पेनल्टीज। और हॉलैंड से जो गलती हुई वो ये हुई कि उन्होंने पिछले मैच में अपने गोलकीपर को चेंज कर लिया था आखिरी मिनट में, आखिरी आधे मिनट में उन्होंने वो पहले ही 3 चेंजेस कर ली, और पेनल्टी शूट आउट्स के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, और उन्होंने वो उनका जो गोलकीपर था जो बेसिकली एक्सपर्ट था इन पेनल्टी को रोकने के लिए, वो उसको नहीं ले सके और वो मैच हार गए। सो ये हॉलैंड के एंड पे एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई कि उन्होंने अपने 3 जो प्लेयर जो चेंजेस थी वो उन्होंने पहले वक्त से कर ली, और वो इस इंप्रेशन में थे कि ठीक है हमारा गोल हो जाएगा, हमारी टीम बड़ी अच्छी है तो हम मैच जीत जाएंगे। वेयर एज स्ट्रेटेजिकली जो अर्जेंटीना है उन्होंने वो उसको स्ट्रेटेजिक रोल प्ले किया, और उन्होंने कोई गोल नहीं होने दिया, डिफेंस को मजबूत रखा, और उनको पता था कि जी हमारा जो गोलकीपर है अगर हम पेनल्टी शूटआउट्स पे चले गए तो ये बेहतर है। सो वहाँ पे उन्होंने वो अपनी एबिलिटी कैपेबिलिटी को अप्लाई किया। सो सस्टेन एडवांटेज के लिए, कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए ऑर्गेनाइजेशन को उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप कैसे करता है और इम्प्लीमेंट कैसे करता है। तो ये मैंने एक कॉमन लाइफ एग्जांपल आपको दी। सो दीज आर द कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट हाउ दे इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजीज एंड बेसिकली डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजीज टू अचीव द सस्टेन्ड कंपैरेटिव एडवांटेज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कंपैरेटिव एडवांटेज होगा तो आप अपने कंपटीशन में लीड लेंगे और अपने सेक्टर में सर्वाइव करेंगे। सो मूविंग अहेड, इट इज देयरफॉर अबाउट द कैपेसिटी टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट विजन, टू डिफाइन रियलिस्टिक इंटेंशंस, टू मैच रिसोर्सेज टू अपॉर्चुनिटीज, एंड टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजिक प्लान्स। सो अब जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, इट इज देयरफॉर अबाउट द कैपेसिटी टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट विजन, टू डिफाइन रियलिस्टिक इंटेंशंस, टू मैच रिसोर्सेज टू द अपॉर्चुनिटीज, एंड टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजिक प्लान्स। तो ये बड़ा एक सिंपल है, ये आपको अंडरस्टैंड, मैंने वैसे भी एक्सप्लेन कर दिया आपको, और ये आप इसको जरा अगर अंडरस्टैंड कर गए तो आपको बेसिकली स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज का समझने में बहुत आसानी होगी। बेसिकली इट इज़ द एबिलिटी एंड कैपेसिटी कि आप बेसिकली आप एक मोस्ट अप्रोप्रिएट विजन सेलेक्ट करें, आपकी जो आप डिफाइन कर सकें आपकी रियलिस्टिक इंटेंशंस, और फिर अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको मैच करें अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, और फिर आप बेसिकली तो प्रिपेयर करें और इम्प्लीमेंट करें अपना स्ट्रेटेजिक प्लान। सो दिस इज़ बेसिकली दिस स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। Moving ahead, the resource-based view of the strategy, or the resource-based view of the strategy is basically that the strategic capability of a firm depends on its resource capability.
देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं या बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, तो जो बेसिकली आपकी रिसोर्स की कैपेसिटी है, जो रिसोर्स की कैपेबिलिटी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेट्स से फुटबॉल की बात करें तो वो टीम, वो क्लब जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा जिसमें अच्छे प्लेयर होंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छी तरह थ्राइव करेगी जिसमें अच्छे एक्सपर्ट्स होंगे। So it all depends. It is very important to have the best and able and capable resources. तो जो स्ट्रैटेजी बेसिकली जो कंपनीज हैं, जो रिसोर्स बेस्ड स्ट्रैटेजीज को हम कहते हैं, बेसिकली ये इट इज़ द रिसोर्स बेस्ड व्यू ऑफ द स्ट्रैटेजी इज़ दैट द स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी ऑफ द फर्म डिपेंड्स ऑन इट्स रिसोर्स कैपेसिटी, कि जितना अच्छा आपके पास रिसोर्स होगा उतनी ही बेहतर आपके पास स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी आएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और रिसोर्सेज में आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग विच एड्स ऑन टू योर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद बॉक्सेल जो है वो बिलीव करता है कंपैरेटिव सक्सेस डज नॉट कम सिंपली फॉर मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंट, it stems from building up distinctive capabilities over significant periods of time. So ये बड़ा important है कि आपको जो competitive success है वो आपको you can't get by making choices in present, but basically it stems कि आपने अपने distinctive capabilities over time क्या develop किए। आपने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, आपने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया है, आपने लोकेशन में इन्वेस्ट किया है, आपने ब्रांड में इन्वेस्ट किया है। What basically distinctive capability you have developed over time is important for your comparative success. तो आपने ये नहीं कि आपने कुछ जो चॉइस ले ली है प्रेजेंट में वो आपको बेसिकली हेल्प करती है, बट रिसोर्स बेस्ड व्यू में आपने ओवर द टाइम जो अपने डिसीजंस लिए हैं और आपने जो सस्टेन किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज आपने बिल्ड किए हैं, वो आपका रिसोर्स बेस्ड व्यू आता है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Now let's discuss the strategic management. So what is strategic management? Strategic management is a set of decisions and actions resulting in the formulation and implementation of strategies designed to achieve the objectives of an organization. अब पर्स एंड रॉबिन्सन जो हैं उनका ये बिलीव है कि जो strategic management है it's a set of decisions and actions जो कि आपका it is basically resulting in the formulation of implementation of the strategy. So जो भी आपके decisions हैं, जो भी आपके actions हैं, जो कि resulting in formulation and implementing of the strategies, ठीक है, designed to achieve your objectives of the organization. So जो organization के objectives हैं उनको achieve करने के लिए जो strategies आप formulate करते हैं और जो आप basically implement करते हैं वो बेसिकली कहाँ से आती हैं, वो उसका बेस क्या है? वो बेसिकली आपका सेट ऑफ डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, और जो आपकी एक्शंस हैं बेसिकली उसके थ्रू वो आप जो स्ट्रेटजीज हैं वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं, फॉर्मुलेट भी करते हैं, और वो अल्टीमेटली आपको बेसिकली जो आपके डिजायर्ड गोल्स हैं वो आप उसे अचीव करते हैं, और उसको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं. और ये बेसिकली पियर्स एंड रॉबिन्सन का व्यू है और उन्होंने ये डेफिनेशन दी है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट. जी आप बताइए जी, आपको समझ आई? आपसे पूछ रहा हूँ मैं. जी अंडरस्टूड इट, वेरी गुड, शाबाश. सो दैट इज द स्पिरिट, आपको समझ आ रही है. एंड मैं आई एम जस्ट बेसिकली सीइंग दैट ऑल ऑफ यू आर नाउ बेसिकली जेलिंग इन. कोई आपको समझ भी आ रही है और आप अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो छोटी मोटी जो मोबाइल वाली जो आपकी जो आदत है वो आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगी. अभी तक आपने फुली उस पर अमल करना शुरू नहीं किया, बट आई होप कि जो हम आगे चलेंगे उस तब तक आप बेसिकली अपने मोबाइल यूज़ को भी थोड़ा सा कर्टेल कर देंगे. सो दिस इज़ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है कि आप जब पढ़ रहे हों तो मोबाइल का यूज़ जो है वो बंद कर दें.
So again, this is the strategic management. So Pearson जो है Pearce and Robinson के व्यू के मुताबिक strategic management is a set of decisions and actions resulting in the formulation and implementation of strategies designed to achieve the objectives of an organization. So let's move ahead. Strategic management की और definitions क्या है और क्या believe करते हैं, basically वो भी हम देख लेते हैं. Strategic management has been described by Burns. Burns क्या कहते हैं? Basically, it is the full scope of organization activities, including corporate objectives and organizational boundaries. तो Burns का belief ये है कि it is the full scope of organization activities जो कि include करती हैं corporate objectives और organizational boundaries. Match the activities of an organization to the environment in which it operates. और ये बड़ा important है कि जो activities जो आपकी organization की activities हैं उनको match करते हैं external environment के साथ जिसमें वो operate कर रही है. It's very important. Ensure the internal structure, policies, ensures that the internal structures, practices and procedures enable the organization to achieve its objectives. So, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करता है कि जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, जो आपके प्रोसीजर्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल करे कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें. अगर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ही सूटेबल नहीं है, प्रैक्टिसेस आपकी सही नहीं है, आपके प्रोसीजर्स ही ठीक नहीं है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकती. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंटरनल स्ट्रक्चर्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स जो हैं वो अनेबल करें ऑर्गेनाइजेशन को टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स. सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के फर्दर कॉन्सेप्ट्स को भी हम देखते हैं. मैचिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स रिसोर्स कैपेबिलिटी, assessing the extent to which sufficient resources can be provided to take advantage of opportunities or to avoid threats in the organizational environment. तो strategic management हमने पहले चीज़ों को strategy को डिस्कस किया, अब हम इसको यहाँ पे कंक्लूड करेंगे. Basically, it is the matching of activities of an organization जो कि आपकी जो activities हैं वो आपकी resource capability के साथ मैच होनी चाहिए और फिर आपके पास sufficient resources होने चाहिए that you can take advantage from the opportunities arriving from the external and basically opportunities or threats. या तो आप opportunities से advantage लें या threats को avoid करें जो कि ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट से आपको वो मिल रहे हैं. सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैचिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स रिसोर्स कैपेबिलिटी, असेसिंग द एक्सटेंट टू विच सफिशिएंट रिसोर्सेज कैन बी प्रोवाइडेड. ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कितने सफिशिएंट रिसोर्सेज आपको डिप्लॉय करने हैं, अप्लाई करने हैं एडवांटेज लेने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का या अवॉइड करने के लिए थ्रेट से ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट के लिए. तो ये आपको अंदाजा होना चाहिए एंड दिस इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. देन कम्स एक्वायरिंग, डाइवेस्टिंग एंड रीएलोकेटिंग रिसोर्सेज. तो इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपने एक्वायर करना है, डाइवेस्ट करना है, रीएलोकेट करना है रिसोर्सेज को. दिस इज ऑल्सो द आर्ट और ये दिस इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. Then translating the complex and dynamic set of external and internal variables. और ये बड़ा important है कि you need to have the ability to translate, to understand the complex and dynamic sets of external and internal variables. So ये आपने environment क्योंकि continuously change हो रही है और आपके अंदर ability होनी चाहिए कि आप complex या dynamic जो internal external variables हैं उनको आप timely और in fact ahead of टाइम जो है वो आप अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें और आपको पता चल जाए कि ओके these things are coming and how to basically take appropriate action to avoid or take opportunities in this regard. That an organization faces into a structured set of a clear future objectives and that can then be implemented on day-to-day basis. जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप कॉम्प्लेक्स और डायनामिक एक्सटर्नल इंटरनल वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करें और ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर में जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए एक
क्लियर आपके पास रास्ता हो जो आपने अचीव करना है, और आपने जो आपके थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको कैसे आपने अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे इंगैश करना है और थ्रेट्स को कैसे अवॉइड करना है, ये आप में एबिलिटी होनी चाहिए, और इसको इम्प्लीमेंट करें अपने डे टू डे बेसिस पे। दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब हम बेसिकली देखते हैं ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है, और अगर इस मॉडल को आप समझ गए तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको स्ट्रेटेजिक बेसिकली मैनेजमेंट बड़ी क्लियर हो जाएगी। और ये सब चीज़ें हम बेसिकली स्ट्रेटजी में और स्ट्रेटजी द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी में डिस्कस की है, और आगे भी हम जाके इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में बेसिकली ये ज़्यादा इजाफा कर सकें। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि यू नीड टू हैव अ मिशन। सो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होनी चाहिए, तो वो आपका एक विजन होता है। उसके बाद फिर देन यू नीड टू हैव अ मिशन। तो मिशन से एक्चुअली द स्ट्रेटेजिक मॉडल जो है, मॉडल ऑफ द मैनेजमेंट स्टार्ट्स। तो मिशन के बाद आप उसका एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं। आप एक मिशन आपका बना लेते हैं कि ओके दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड हेयर आई वांट टू अचीव। तो ये अब आपके पास एक ओवरऑल एक मिशन आ जाता है। अब फिर आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं। आप बेसिकली हम स्वॉट एनालिसिस को कहते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट में आप देखते हैं आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में जब आप देखते हैं कि आपकी what strengths you have, what basically distinctive capabilities you have, और फिर आपकी weaknesses क्या हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, ताकि आपको जब तक आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का नहीं पता होगा आप अच्छी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेंगे, आप अच्छी स्ट्रेटजी डेवलप ही नहीं कर सकेंगे, फॉर्मुलेट ही नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आप देखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके जो आपका जो मेजर चैलेंज है वो आपने असेस करना है एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं, कोई भी आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कोई भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखना है कि आप उस प्रोजेक्ट का मिशन क्या है। उसके बाद आपने उसका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं इंटरनली, उसमें स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या हैं। फिर आपने एक्सटर्नली देखना है कि जो भी आप करने जा रहे हैं उसके लिए उसकी सक्सेस में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, उसमें थ्रेट्स कितने हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपकी एक बेस बन जाएगी अच्छी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के ऊपर। सो उसके बाद आप स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पे आ जाते हैं। फिर आप जब आप ये देख लेते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, तो वीकनेसेस और थ्रेट्स को आप मद्देनजर रखते हैं, ठीक है। वीकनेसेस को और थ्रेट्स को आप कंसिडरेशन में रखते हैं, और फिर आप अप्लाई करते हैं अपनी क्या स्ट्रेंथ्स। वेरी गुड, शाबाश। क्या एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटीज। फिर आप देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स जो हैं, आपने बिल्कुल सही बताया, जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज के साथ कैसे मैच करना है ताकि आपकी वीकनेसेस और आपके थ्रेट्स जो हैं वो अवॉइड हों और आप एक सक्सेस की तरफ चल पड़े। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उस वहां पे आप अपनी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस जो हैं वो लेते हैं, और ये मैं आपको डिटेल में डिस्कस भी हम करेंगे। उसके बाद फिर आप बनाते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के साथ फिर आपके कॉर्पोरेट गोल्स होते हैं कि जी ठीक है, ये आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है, दिस इज व्हाट यू वांट टू डू अचीव, दिस इज हाउ यू वांट टू अचीव। और फिर आपके कॉर्पोरेट गोल्स आ जाते हैं कि जी अच्छा ये हमारे गोल्स हैं, ये हमारे मकासद हैं। और उसके बाद फिर आप फंक्शनल स्ट्रैटेजीज पे आ जाते हैं। अब उनको अचीव करने के लिए आपको एक्शन प्लान बनाना है, तो वहां पे आपके पास ये फंक्शनल स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं, और फिर उसके साथ आपके फंक्शनल गोल्स आ जाते हैं। फिर आपके पास स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं। अब फंक्शनल स्ट्रैटेजीज और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज को अचीव करने के लिए आपने स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाने हैं, एक्शन प्लान्स आपके, कि आपने कैसे उनको अचीव करना है। और उसके बाद फिर आप उन प्लान्स को जब आप डेवलप कर लेते हैं, फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं। जाहिर है आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट आएंगे, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप देखते हैं कि आपका मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन है। फिर आप ये देखते हैं कि जो भी आपने एक्शन प्लान्स बनाए हैं वो उनकी प्रोग्रेस क्या है, उसकी स्टेज क्या है, उसकी मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन आप इसलिए करते हैं कि बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं चीज़ों को, और फिर देखते हैं कि यहाँ कहीं प्रॉब्लम आती है तो फिर आप उसको फाइन ट्यून करते हैं और फिर आप उसको आगे लेके चलते हैं। और फिर ये इंटरलिंक्ड है कि आप देखें कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है तो कॉर्पोरेट गोल्स के साथ वो जा रही है, फिर फंक्शनल स्ट्रैटेजी है तो फिर ये फंक्शनल गोल्स के साथ जा रही है, फिर स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी फिर आपको
स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ भी डायरेक्ट मिल रही है, और यहाँ से फिर ये फंक्शनल स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो हैं वो फंक्शनल गोल्स के साथ जाके कोइंसाइड कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन में भी, यहाँ पे मॉनिटरिंग एवोल्यूशन में आप देखते हैं कि कोई अगर आपको इशू आ रहा हो तो फिर आप यहाँ से मॉनिटरिंग एवोल्यूशन से सीधा कॉर्पोरेट स्टडी पे चले जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कोई प्रॉब्लम है। अगर फंक्शनल स्टडीज में कोई प्रॉब्लम देखेंगे वहाँ पे चले जाएंगे, फंक्शनल गोल्स में कोई इशू आएगा वहाँ पे चले जाएंगे, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक गोल्स पे कोई इशू है तो वहाँ पे चले जाएंगे। तो ये एक बड़ा इंटरैक्टिव बेसिकली फ्लो चार्ट है, जहाँ भी आप देखते हैं कि जो अगर आपका काम बिल्कुल ठीक चल रहा है तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। मॉनिटरिंग एवोल्यूशन में जहाँ देखते हैं आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप वापस जाते हैं, वहाँ पे जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे आप उसको फाइन ट्यून करते हैं, और फिर वो उसी फ्लो पे आपको वो चलता चला जाता है जब तक, और फिर प्रॉब्लम हो फिर आप वापस चले जाते हैं until and unless there is a complete flow and you achieve the right your targets and your objectives and your goals. This is basically a strategic model. The process of strategic management. So strategic management क्या है? It involves defining the organization's mission. So ये define करता है organization mission, analyze in internal external environment. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका एक मिशन होना चाहिए, फिर आप एनालाइज करते हैं एक्सटर्नल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, फिर बेसिकली एक्सरसाइजिंग स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, फिर आप स्ट्रेटेजिक चॉइसेस बेसिकली लेते हैं, और यू नो देयर ऑलवेज अ स्ट्रेटेजिक चॉइस, देयर ऑलवेज अ चॉइस। देन फॉर्मुलेटिंग कॉर्पोरेट एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजी, और फिर आप फॉर्मुलेट करते हैं कॉर्पोरेट और फंक्शनल स्ट्रैटेजीज को, और फिर आप फॉर्मुलेट करते हैं गोल्स को। सो कॉर्पोरेट फंक्शनल स्ट्रैटेजीज एंड गोल्स, फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर आप मॉनिटर करते हैं, एवैल्यूएट करते हैं प्रोग्रेस को, कि आपके जो गोल्स हैं वो जो आपने अचीव करने हैं वो क्या, आपकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो आपकी चॉइसेस हैं, जो आपने गोल्स बनाए हैं, जो आपने एक्शन ले रहे हैं, वो क्या उसकी वो राइट डायरेक्शन में वो उस तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्या देखो प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप उसको करेक्टिव मेजर्स देते हैं। सो बेसिकली ये एक प्रोसेस है जो मैंने आपको इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम भी एक्सप्लेन कर दिया। सो लेट्स मूव अहेड। तो स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या है? स्ट्रेटेजिक गोल्स बेसिकली डिफाइन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या है, कि ऑर्गेनाइजेशन पहुंचना क्या चाहती है, कहाँ चाहती है, व्हाट इट वांट्स टू बी। दे मे बी स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ एक्शंस, quantified in terms of growth, or expressed in general terms as an inspiration rather than specific. तो ये basically specific भी होते हैं और जनरल भी होते हैं। स्पेसिफिक में आपने देखना है कि जी आपने इन टर्म्स ऑफ एक्शन क्या लेने हैं, आप इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ क्या है, या एक जनरल एस्पिरेशंस भी होती हैं कि आप स्पेसिफिक नहीं है, आपने वेयर यू वांट टू रीच समवेयर, आप अपनी कंपनी को कहाँ पे देखना चाहते हैं, सोसाइटी में किस लेवल पे आप एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं, आप रेवेन्यूज़ में अगर आपने देखना है कि कितने % आपकी ग्रोथ हुई है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी आई है। तो ये स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं जो कि आप बेसिकली डिसाइड करते हैं टू basically achieve them. Then strategic plans. Strategic plans are formal expressions of how an organization intend to attain its strategic goals. So plans क्या है? Plans very simple है कि आपका प्लान बेसिकली गोल तो आ गया, आपकी ख्वाहिश तो आ गई, इंटेंट तो आ गया, लेकिन उसको अचीव कैसे करना है? तो अचीव करने के लिए यू नीड टू हैव द फॉर्मल प्लान्स, स्ट्रेटेजिक प्लान्स, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो दीज आर द फॉर्मल प्लान्स जो कि आप डिज़ाइन करते हैं, उसमें बहुत सारी कंसिडरेशंस होती हैं वो लेने के बाद कि आपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव कैसे करना। सो दीज आर नोन एज स्ट्रेटेजिक प्लान्स। अब हम बात करेंगे जी केस स्टडीज़ की, केस स्टडी की, और ये केस स्टडी है ऑन दी टर्नओवर एंड मोरल, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम साथ साथ बेसिकली अपार्ट फ्रॉम आर बेसिकली एकेडमिक, हम केस स्टडीज़ इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि आपको जितना भी हमने पढ़ा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक एलिमेंट जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है, तो साथ साथ आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन केस स्टडीज़ के मुताबिक भी देखें, ताकि आपको आइडिया हो कि रियल लाइफ में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इंटरनेशनली ये चीज़ें कैसे देखी जाती हैं। तो केस स्टडी हम देखते हैं। ये केस स्टडी जी आप निकाल लें, या ऑलरेडी आपके पास कोर्स मटेरियल में आ गई है।
जी ये केस स्टडी है, और ये मैंने पहले भी बताया है कि आपको मोस्टली जो केस स्टडीज़ में अभी तक ली हैं और आगे भी मेरा ख्याल है कि हम 5-6 लेक्चर्स में लेंगे, वो स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक है, उसमें केस स्टडीज़ है। कोर्स वर्क आपके मटेरियल में भी साथ ये आपको मिलेंगी और ये मौजूद होंगी, और मैं अपनी जो पावर पॉइंट्स हैं उसमें भी आपके पास ये आ गई होंगी, तो ये आप प्लीज़ निकाल लीजिए। और मैंने आपको कहा था कि आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। इसको सबसे पहले केस स्टडी को हल करने का तरीका ये है कि इनफैक्ट अंडरस्टैंड करने का तरीका ये, आप क्वेश्चन पढ़ लें, और मैं ये केस स्टडी इसलिए अज्यूम करके पढ़ रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपने ये पढ़ लिए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट। और ये बेसिकली केस है, टर्नओवर एंड मोरल इशू है, और एट TSA देयर इज एन बेसिकली Transportation Safety Administration of the US. So let's start with this case study. Next time you go through security on your way through the airport, smile and say thank you to the screeners who help you send your bags through screening and wave you through the scanner. अब जैसे आप बहुत सारे आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ट्रैवल किया होगा इंटरनेशनली भी, लोकली भी, और जनरली जो आप छोड़ने भी जाते हैं एयरपोर्ट पे अपने अजीज़ व अकारब को, तो आप देखते हैं कि जब एंटर होते हैं तो वहाँ पे वो स्क्रीनर्स लगे होते हैं, और वहाँ पे जो ASF के लोग हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं, वो बैग्स आपके स्क्रीन से गुजारते हैं, और आपको फिर वो एक बेसिकली देयर अ मशीन आपको भी पास करना पड़ता है कि आपको डिटेक्ट करते हैं कि आपके पास कोई ऑब्जेक्शनेबल या कोई मेटालिक मटेरियल तो नहीं है। ये इट हैपन्स वर्ल्ड ओवर, दुनिया भर में ये एयरपोर्ट्स पे ये चेकिंग होती है, स्कैनिंग होती है, टू बेसिकली इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स। ये बेसिकली केस स्टडी इज ऑन द स्क्रीनर्स बेस्ड इन US। अब इनका इशू क्या है, लेट्स सी। The low morale runs rampant through these screeners that work at the Transportation Safety Administration, and odds are that these screeners you smile at is thinking about quitting. So, अब ये बेसिकली इनका जो मोराल है, अब देखें हमने जो पहले भी डिस्कस किया, मोराल एंड मोटिवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपका मोराल नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगी, आपने जो जॉब में काम करने के लिए आपका मोराल ठीक नहीं होगा, मोराल ठीक नहीं होगा तो यू विल ऑलवेज थिंक ऑफ क्विटिंग द जॉब, यू विल नॉट परफॉर्म। आप ज़बरदस्ती तो काम कर रहे होंगे, लेकिन आपका वो जो स्ट्रेटेजिक आप एलिमेंट है इन द प्रोग्रेस ऑफ द जो वैल्यू एडिशन है वो आप नहीं कर रहे होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अब वो बेसिकली इस केस स्टडी में वो ये बता रहे हैं कि जी जो आप स्क्रीनिंग आप जाते हैं, सामान बेचते हैं, फिर आप कुछ चेक करते हैं, बाहर निकलते हैं, आप उनको वेव करते हैं और स्माइल करते हैं। जो लोग वहाँ खड़े हैं वो आपको, उनका मोराल इतना लो है कि आपको अंदाज़ा नहीं कि वो क्या सोच रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि जी हम जॉब छोड़ दें। So this is a dilemma for that company. A recent government report revealed concerns that the low morale of the screeners may be a distraction to them on the job and may even cause them to be less focused on सिक्योरिटी एंड स्क्रीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए उनकी जॉब जो है, वो जो स्क्रीनिंग की जॉब है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो इट ऑल बेसिकली रिफ्लेक्ट्स ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर। अगर वो उनका मोरल लो नहीं होगा, उनसे कोई गलती होगी और वो सोचेंगे हम छोड़ देंगे, तो फिर वो अपनी जॉब परफॉर्म नहीं करेंगे, और दैट्स विल रिस्क द इंटायर बेसिकली दे कैन जेपरडाइज द इंटायर सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द एयरपोर्ट्स। अब इसमें वो और क्या बता रहे हैं, लेट्स डिस्कस। अबाउट 1 in 5 ऑफ द नेशंस 48,000 स्क्रीनर्स क्विट एवरी ईयर ड्यू टू लो मोरल। और वो कहते हैं कि जी 1 out of 5 जो है, ओवर 48,000 लोग जो हैं वो इस वक्त स्क्रीनर्स काम कर रहे हैं, और वो छोड़ जाता है उसमें से 5 में से एक आदमी या जो एम्प्लॉई है बिकॉज ऑफ लो मोरल। अब उसकी रीजंस क्या है? लो मोरल है, लो पे है, डिस्क्रिमिनेशन है, फियर ऑफ रिटेलिएशन इफ दे कंप्लेन। अब उसमें ये 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि उनको एक तो लो मोरल है, ठीक है, फिर लो पे है, फिर
फिर डिस्क्रिमिनेशन है, और फिर उनके एक फियर है कि अगर वो कंप्लेन करेंगे तो दे विल बी आस्क्ड टू लीव। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि उनको एक थ्रेट है इस चीज़ के ऊपर, और इसलिए लोग नौकरी भी छोड़ रहे हैं। An ambitious program aimed at reducing turnover was implemented in 2006, paying bonuses of $500 to $1,000 to screeners as a retention incentive. Although 18 million in bonuses were paid, the number of screeners leaving their job was unchanged. The screeners earn as an average of $30,000 a year. TSA, अच्छा, अब ये जो बता रहे हैं कि जी उन्होंने एक बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम डेवलप किया, उनको टर्नओवर को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने बोनसेस $500 to $1,000 दिए, और ये पूरा जो प्रोग्राम है इंसेंटिव्स का उसको $18 मिलियन जो है उसमें वो खर्च हुए, लेकिन इससे कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ, और वो उसी तरह लोग जो टर्नओवर था वो लोग छोड़ के जा रहे थे, और जो एवरेज सैलरी है स्क्रीनर की वो $30,000 पर ईयर बेसिकली उनकी सैलरी है। सो TSA also started a program that would raise salaries of high quality veteran screeners to a new pay grade and a better opportunity to be promoted to the other government security jobs such as the सीक्रेट सर्विस और बॉर्डर पेट्रोल। सो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि उन्होंने एक इंसेंटिव प्रोग्राम शुरू किया कि सैलरीज भी रेस की, जो हाई क्वालिटी ऑफिसर्स थे, उनके स्क्रीनर्स थे, उनको नए पे ग्रेड्स में लेके गए, और फिर उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो प्रमोट होके अदर गवर्नमेंट एजेंसीज में भी जा सकेंगे, जैसे सीक्रेट सर्विस है या बॉर्डर पेट्रोल है। तो उनको ये इंसेंटिव दिया गया कि वो नौकरी न छोड़ें, और उनके लिए एक इंसेंटिव है, benefit hai to move ahead. The pay and the promotion system has been widely viewed by the employees as not fair, credible or transparent. अब ये बड़ा important चीज़ है, मैंने आपको बार बार इस चीज़ का एम्फेसिस करता हूँ और बार बार इस चीज़ को आपको बताता हूँ कि जो बेसिकली क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द आईज ऑफ द एम्प्लॉयज़ अगर वो नहीं है तो नथिंग विल वर्क। जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी आप उनको इंसेंटिव दे दें, वो दे विल नॉट ट्रस्ट यू। तो unless they trust you, तो वो मोटिवेशन लेवल नहीं आता। तो यहाँ पे भी ये इशू हुआ कि उन्होंने प्रमोशन भी दे दी, बोनस भी दे दिया, उनकी सैलरी नए ग्रेड्स भी ले आए, पेज भी बढ़ा दी, लेकिन वो बेसिकली ये जो सिस्टम है उसको जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिगार्ड करते रहे एज नॉट फेयर, और क्रेडिबल नहीं है और ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो उसके अंदर भी इश्यूज होंगे। एम्प्लॉई रेटिंग्स आर सीन एज मोर आर्बिट्री देन बेस्ड ऑन मेरिट, और क्योंकि उसके अंदर अब इसके अंदर भी प्रॉब्लम आ गई। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यू नीड टू बेसिकली टेक इनटू कंसिडरेशन मेरिट एंड नथिंग बट द मेरिट। जब आप बाइसेस लेके आएंगे प्रमोशन के अंदर, सैलरी रेस के अंदर, ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर, तो फिर जो अच्छा आपका कॉम्पिटेंट रिसोर्स है वो तो कभी आपके पास नहीं आएगा और आपको बोलेगा कि जी मेरी सैलरी रेस कर दो, या मुझे प्रमोट कर दो, या मुझे ट्रांसफ़र कर दो। वो उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, वो मूव कर जाएगा। सो यहाँ पे भी इशू ये है कि आपने इन्होंने बेसिकली डेफिनेटली बाइसेस होंगे इनके, और जिससे एम्प्लॉय में एक डिसकंटेंट डेवलप हुआ। देन कम्स वाइल over 90% of the screeners feel that their work was important. अब इसमें अब ये चीज़ याद रखें, ये बड़ा सेंसिटिव उसने एक लाइन कही है कि 90% ऑफ द स्क्रीनर्स जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि उनका काम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वो इसलिए नहीं वहाँ पे ये नौकरी छोड़ दे कि वो काम की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। वो बेसिकली बिलीव करते हैं 90% के जी उनका काम बहुत इम्पोर्टेंट है। Only 20% felt that promotions were based on merit, और सिर्फ 20% ये समझते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में कि जो प्रमोशंस हैं वो मेरिट पे की गई हैं। 80% जो हैं वो समझते हैं कि प्रमोशंस मेरिट पे नहीं गई हैं। Then there is something seriously wrong. So people knowing that the job is important, and 80% people basically know, understand or believe that the merit is not being kept in mind while promotions. So ये बड़ा सीरियस मसला है। Most admit that they feel that the screener's position is a difficult dead-end job.
ये रियलाइज़ करते हैं कि स्क्रीनर्स की जॉब वो बड़ी डिफ़िकल्ट है और एक डेड एंड है, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है, वो एक ही तरह का रूटीन काम कर रहे हैं, उसमें मतलब कोई इनोवेशन नहीं है, एंड दे चेकिंग पीपल। इट्स मेंटल लेबर, और ये एक बहुत मेंटल लेबर है। यू हैव टू बी मेंटली वेरी अलर्ट, इट्स वेरी 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 सेंसिटिव वर्क, सो मेंटली बड़ी मेंटल लेबर है। बेसिकली दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय माइकल बॉयड, एन एविएशन कंसल्टेंट who advises airports and airlines. So ये एक advisor है जिसने ये observe किया कि it's a mental labor. There are people who paw through luggage because they know that बहुत से लोग ऐसे हैं जो luggage के through बहुत सारे ऐसी चीज़ें ले जाते हैं जो बाद में जो पैसेंजर सेफ्टी है या जो एक्टिविटीज़ हैं, इलिसिट एक्टिविटीज़ हैं, उसमें वो चीज़ें हो जाती हैं और जो बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं, बहुत सारी मुल्कों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सो ये बड़ा सेंसिटिव जॉब है और ये बेसिकली मेंटली लोगों को थका देता है। सो अब लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। इसमें व्हाई डू स्क्रीनर्स डिस्क्राइब दिस पोजीशन एज अ डेड एंड जॉब। अब आप मुझे बताइए जी कि स्क्रीनर्स जो हैं वो क्यों समझते हैं कि एक डेड एंड जॉब है। आप बताएं जी, आप बताएं। आज आप बड़े एक्टिव हैं, आपने बताना है जी मुझे। ओह ओके, गुड, एक्सीलेंट। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि स्क्रीनर्स डू कंसिडर दैट इट इज़ अ डेड एंड जॉब बिकॉज इट्स अ रूटीन वर्क, कि वही आपने लोगों को चेक करना है, आपने सर्च करनी है, बैक स्क्रीन करना है, उसमें आपने देखना है, एंड वो रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट वही सारा वो काम हो रहा है। वो कभी एक स्टेशन पे होते हैं, कभी अगले वर्क स्टेशन पे होते हैं। तो वो बेसिकली उसके अंदर कोई प्रमोशन नहीं है, कोई बेसिकली उसमें इनोवेशन नहीं है, कोई उसके अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं है। सो वो बेसिकली समझते हैं कि बस ये इसमें ये दिस इज डेड एंड, इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सो दिस इज हाउ दे थिंक दैट इट इज अ डेड एंड जॉब। हाउ कैन जॉब डिजाइन बी यूज्ड टू करेक्ट द परसेप्शंस, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज बेसिकली जॉब डिजाइन जो है वो भी इसको यूज करके ये परसेप्शंस दूर की जा सकती हैं। अब बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इसका पहले जॉब एनालिसिस किया जाए, और जॉब एनालिसिस करके देन यू डेवलप चेंजिंग एनवायरनमेंट के थ्रू आप जॉब को डिज़ाइन किया जाए, और दे शुड नो दैट ओके दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब एंड एंड देन उसकी जो इनकी जो परसेप्शन है उसको दूर किया जाए। दे शुड नो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट थ्रू जॉब डिज़ाइन these perceptions could be corrected, और जितने भी जॉब डिज़ाइन की पैरामीटर्स है उसको अप्लाई करके एक जॉब डिज़ाइन की जा सकती है। Basically, the second is using the source of ONET develop a job description for screener's position. ये आपको इस क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये रेलेवेंट नहीं है आपके कोर्स में, तो ये क्वेश्चन 2 जो है वो आप इसको ड्रॉप कर दें। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. How might job enrichment concept be used to increase morale and retention at TSA? This is very important. Job enrichment is very important. जब आप जॉब इनरिचमेंट करते हैं, जब आप लोगों को बेसिकली मूव ऑन करते हैं, जब आप लोगों को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, जब आप उनको बेसिकली इस लेवल पे लेके आते हैं कि दे एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनको और काम भी आप उसको देते हैं, तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, और फिर वो एक मोराल जो है वो बढ़ता है क्योंकि दे आर डूइंग गुड, और उससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। सो इससे जो जॉब एनरिचमेंट से बेसिकली एम्प्लॉई का जो मोराल है वो भी इंक्रीज हो सकता है, और इसमें जॉब रिटेंशन में भी फ़र्क पड़ सकता है। तो दोनों में जॉब एनरिचमेंट जो है कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और उसके बाद अब सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि वाई डेंट द बोनसेस रिड्यूस द टर्नओवर। अब बोनसेस उन्होंने दिए, अब उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही था कि लोग समझते हैं कि ये डेड एंड जॉब है, नंबर 1। नंबर 2 ये समझते हैं कि जी जो फेयर ट्रीटमेंट है वो नहीं हो रही है, प्रमोशंस में फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। दो दे अंडरस्टैंड दैट 90% जो अंडरस्टैंड है कि काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन 80% कहते हैं कि जी आप बाइसेस हैं, आप प्रमोशन ठीक नहीं कर रहे, मेरिट पे नहीं कर रहे, तो एक डिस्काउंट अब बोनस दे रहे हैं वो $500 का वो मैटर नहीं करता जब तक कि आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, जब तक कि आपको ये नहीं पता कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको वैल्यू क्या करती है, वो ट्रस्ट नहीं है। It's very important.
तो जब तक के ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, तो वो बेसिकली आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, वो कमिटमेंट और लॉयल्टी डेवलप नहीं होगी, और उससे आपको, आप चाहे जितने मर्जी आपकी सैलरी इंक्रीज कर दें, जितना मर्जी आपको बोनस दे दें, वो आपके पास एक थ्रेट रहेगा कि यार नहीं ये इनजस्टिस कर रहे हैं, और उससे क्या होगा, उससे फिर आपको अब यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बेसिकली इस केस स्टडी के साथ हम आज का जो लेक्चर है वो कंक्लूड करेंगे। और बेसिकली हम आज के लेक्चर में जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो स्ट्रेटजी के कॉन्सेप्ट को बेसिकली डिस्कस किया है, स्ट्रेटजी को डिस्कस किया है, और फिर हमने मोराल के ऊपर एक केस स्टडी और टर्नओवर के ऊपर एक केस स्टडी की है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देखिएगा, इसके सवालों को ख़ुद से भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करें ताकि आपको आपकी क्रिटिकल स्किल्स डेवलप हों। और उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की बात करेंगे, और फिर हम केस स्टडीज़ की तरफ जाएंगे, और हम फिर इसके बाद अगला आगे चलेंगे जिसमें स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, और आप फोकस कीजिए कि आपने जो पढ़ना है, आपने जो अचीव करना है वो उसको एक स्ट्रेटेजाइज करें, और अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव करें। तो थैंक यू वेरी मच। आज का एक लेक्चर हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।